तो नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? होली आ गई है, एंजॉय करिए, खूब मस्ती करिए, लेकिन उसके साथ पढ़ाई में भी कोई कंप्रोमाइज़ मत करिएगा आप लोग। और मेहनत करिए, क्योंकि सफलता लक्ष्य जो आपने चुनी है वो आपको लक्ष्य हर हाल में, किसी भी हाल में आपको पाना ही पाना है ना? तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। आज लास्ट चैप्टर है, यानी लास्ट टॉपिक है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया का, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं हमको थोड़ा सा इंडिया के परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ें हमें डीप में पढ़नी है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर, इसके नोट्स प्रॉपर बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके नोट्स, है ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जो मध्य भारत की जितनी भी पहाड़ियाँ थीं, या आप कह सकते हो दक्षिण भारत की जितनी भी पहाड़ियाँ थीं, हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ा था लास्ट के 2 क्लास में। और जितना इम्पॉर्टेंट फैक्ट था हमने आपको सब कुछ नोट कराया है। बस आपको करना क्या है कि जितनी भी पहाड़ियाँ हैं उनका एक क्रम, चाहे नॉर्थ से साउथ हो, चाहे साउथ से नॉर्थ और ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ये एक क्रम में आपको माइंड में रखनी होंगी, तभी आपके एग्जाम में यही सारी चीज़ें फैक्ट हैं जो एग्जाम में घुमा के पूछ लिया जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना? वो चाहे ग्रेट हिमालय की बात हो, ट्रांस हिमालय की बात हो, हिमालय की बात हो, या उसकी हाईएस्ट पीक की बात हो कि कौन सी वेस्ट टू ईस्ट के क्रम में है, कौन ईस्ट टू वेस्ट के क्रम में है ना? तो ये सारी एग्जाम्स में आपके बहुत इंपॉर्टेंट है ना? चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत के द्वीपों के बारे में, आइलैंड्स के बारे में। यानी चैप्टर है आपका भारत की भूगर्भिक संरचना। और भारत की भूगर्भिक संरचना में जितने भी आइलैंड्स हैं किनारे यहाँ से, यानी आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित, और उसके बाद इस तरफ जितने भी अरब सागर में, यानी जितने भी आइलैंड्स हैं उनके बारे में हमें आज आपको पढ़ना है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को पता है कि ये हमारा क्या है, अंडमान निकोबार कहाँ से लेके फैला है पूरा, आप कह सकते हो कि म्यांमार के कोस्ट से लेके, म्यांमार के तट से लेके अंडमान, इंडोनेशिया के इस तरफ इंडोनेशिया पड़ता है, तो इंडोनेशिया के पार्ट तक। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि इंडोनेशिया के बाद कुछ तटीय, यानी भारत के तटीय क्षेत्र में कुछ आइलैंड्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना। फिर इधर आके यहाँ तक खंभात की खाड़ी में जितने आइलैंड हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो आपको पता है क्या कि इसे हम लोग अंडमान, यानी भारत के पूर्वी, यानी जितने भी बड़े एक सीरियल क्रम में हैं, यानी हम लोगों ने लास्ट क्लास में इंडियन हिमालय के बारे में जब पढ़ा था, तो हिमालय का हमने पढ़ा था कि एक चाप के रूप में, एक आर्क के रूप में नंगा पर्वत से लेके नामचा बरवा तक है, और नामचा बरवा से ये कर्व के रूप में अंडमान निकोबार के रूप में ये जियोग्राफर्स बताते हैं कि ये अंडमान निकोबार जो है हिमालय का ही पार्ट है, जो सागर तली में ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। और वो क्या दिख रहा है, क्या बन गया है, आइलैंड बन गया है, क्योंकि पूरा ये महासागर का पार्ट है। ठीक, तो ये अंडमान निकोबार आप कह सकते हो कि ये हिमालयन जो ग्रेट हिमालय है या हिमालय का पार्ट है, जो सागर में ऊपर उठा, तो महासागर के जितने भी पार्ट ऊपर उठा उसके ऊपर तली से, तो वो आइलैंड के रूप में दिख रहा है। ठीक, तो उसे हम लोगों ने क्या कह दिया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स इधर हैं, फिर इधर हैं। यहाँ पे आइलैंड है आपका लक्षद्वीप। अगर हम यहाँ के द्वीपों के बारे में बताएं तो ये छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं, यानी ये लक्षद्वीप हो गया। ठीक, यहाँ पे है आपका अलियाबेट, खदियाबेट आइलैंड। फिर एक यहाँ है कुछ द्वीप। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका पाम्बन द्वीप से लेके रामेश्वरम की जो द्वीप है, ये आपका श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका में ही एक द्वीप है जिसे हम लोग जाफना कहते हैं। इसके बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक, जब यहाँ पहुंचेंगे तब। और उसके बाद कुछ सारे आइलैंड हैं इधर इस तरफ, कुछ आइलैंड यहाँ है, एक आइलैंड यहाँ पे है। ठीक, और आपका गंगा सागर आइलैंड, न्यू मोर द्वीप, है ना? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर हम लोग बात करें, तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, एक सबसे नॉर्थ जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्वेश्चन उठ सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो कोको द्वीप द्वारा कोको चैनल से अलग होता है, यानी लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, जो म्यांमार के कोको आइलैंड से कोको चैनल द्वारा अलग हुआ है। अब ये जो म्यांमार देश है, म्यांमार देश का द्वीप है कोको द्वीप, और कोको द्वीप कोको चैनल से लैंडफॉल द्वीप से अलग होता है। अब इस कोको द्वीप को म्यांमार ने चाइना को दे दिया है लीज पर। जैसे अभी अभी मैं ताजा न्यूज बताऊं कि आपको पता होगा कि इजराइल और अमेरिका जो है वो क्या किया है, मिलकर ईरान पे अटैक कर दिया है। और ईरान पे अटैक कर, इतनी दूर से अमेरिका आएगा अटैक करने? नहीं, उसने क्या किया है कि कई सारी देशों में अपना एयरबेस बना लिया है। यूएई हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, ठीक है ना। ऐसे कई सारे 8-9 देश हैं जहां पे ये पश्चिमी एशिया में अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए कई जो कमजोर देश हैं उनको फंडिंग करता है, और क्या करता है कि वो अपना एयरबेस बना लिया है। अब एयरबेस बना लिया तो वो अटैक कर दिया ईरान के ऊपर, ठीक। तो हुआ क्या कि ये जो कोको द्वीप है, चाइना इस जगह पे है, चाइना ने इसको कोको आइलैंड को लीज पे रख दिया है और अपना यहाँ पे सैटेलाइट वगैरह लगा के रखा है, निगरानी कर रहा है किस पर, अपने पड़ोसियों पर, कि हमारे पड़ोसी कहीं हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं। तो इसलिए ये कोको द्वीप इंपॉर्टेंट है कि चाइना इस पर अपने संयंत्र, इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र लगा रखा है। और क्या करता है, हमारे यानी भारत का चाइना का सबसे मजबूत विपक्ष कौन सा है, भारत ही है। तो भारत से ही उसको खतरा है, तो भारत पर क्या कर रहा है, ये निगरानी करता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक। तो कोको आइलैंड इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोको द्वीप या किसका पार्ट है, या ये पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार का जो द्वीप है वो सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है, और ये किस चैनल द्वारा कोको द्वीप से अलग होता है। तो ये तीनों चीजें हम आपको इंपॉर्टेंट बता चुके हैं, ठीक। आइए फिर उसके बाद, यानी कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं यहां से लेके यहां तक अंडमान निकोबार में, ठीक है। कई सारे द्वीप हैं जो कहां तक, यानी लैंडफॉल द्वीप से आप वो है ग्रेट अंडमान तक, यानी ग्रेट अंडमान यानी बड़ा अंडमान, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, बड़ा अंडमान, बड़ा अंडमान द्वीप तक। अब जो बड़ा अंडमान द्वीप है उसी पर भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, या जिसे आप पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हो, वो स्थित है। यानी अंडमान निकोबार द्वीप पर का सबसे दक्षिणी द्वीप क्या है, अब बड़ा अंडमान है, ग्रेट अंडमान, जिस पर इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, आईपी या पीपी हमने लिखा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। आईपी का मतलब इंदिरा पॉइंट और पीपी का मतलब पिग्मेलियन पॉइंट। यानी इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट हम लोग कहां मिलता है, हम लोगों को ग्रेट अंडमान पर। दो टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो ये कि अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, तो ग्रेट अंडमान, और अंडमान निकोबार यानी इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट अंडमान निकोबार के किस द्वीप पर स्थित है, तो ग्रेट अंडमान पर, यानी बड़ा अंडमान या महान अंडमान पर है, ठीक। तो इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, और एक न एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आ ही जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग थोड़ा सा सीरियस होके पढ़िएगा और प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक। चलिए अब इसके बाद अगर अंडमान की हम लोग बात करें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो 1000 से अधिक द्वीप कितने हैं, बिखरे पड़े हैं, यानी 1000+ आइलैंड्स हैं, 1000+ द्वीप हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसका एक फैक्ट यह है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे बड़ा द्वीप जो है वो है मिड अंडमान, यानी मिड अंडमान, और उसके बाद है मिड अंडमान के बाद है आपका नॉर्थ अंडमान और साउथ अंडमान, नॉर्थ अंडमान फिर उसके बाद साउथ अंडमान, यानी सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान, फिर उसके बाद उत्तरी अंडमान, फिर उसके बाद दक्षिणी अंडमान। ये 3 क्रम से
तीन आइलैंड जो क्रम से हैं, ये पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप, या एक क्रम पूछा जा सकता है कि कौन सा बड़ा या छोटा है। तो तीन द्वीप हमने बताया कि जो सबसे बड़े हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कि एक लिटिल अंडमान है, यहीं पर छोटा सा द्वीप लिटिल अंडमान। ये छोटा सा द्वीप है जिसे हम लोग लिटिल अंडमान कहते हैं। तो लिटिल अंडमान पे वैसे तो अंडमान निकोबार की जो प्रमुख जनजातियां, जिसे हम लोग एसटी कहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओंग, सेंटिलीज, जारवा, ये तीन प्रमुख हैं। लेकिन जो लिटिल अंडमान है, यहाँ पे जो ओंग जनजाति पाई जाती है सबसे ज्यादा, ओंग लिटिल अंडमान पे। वैसे तो पूरे अंडमान पे सेंटिलीज, ओंग, जारवा, ये तीन प्रमुख क्या हैं, यहाँ की जनजातियां हैं। लेकिन लिटिल अंडमान पे सबसे ज्यादा ओंग जनजाति पाई जाती है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस पे आपका दो आइलैंड है जिसका नाम है यहीं पे बैरन और नारकोंडम। बैरन जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप, इस पे एक ज्वालामुखी है, यानी सक्रिय ज्वालामुखी। आप ऐसा कह सकते हो कि बैरन क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और नारकोंडम जो है, नारकोंडम सुसुप्त ज्वालामुखी, सुसुप्त ज्वालामुखी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब उसके बाद हाँ, अंडमान निकोबार की जो हाईएस्ट पीक है, अंडमान निकोबार की जो हाईएस्ट सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी जो है वो है सैडल पीक। सैडल पीक 722 मीटर के लगभग, 732 मीटर के, 732 मीटर। और ये है कहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक दो एग्जाम में ये पूछा जा चुका है कि अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक क्या है, तो वो है सैडल पीक। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार की जो हाईएस्ट पीक सैडल पीक है, किस आइलैंड पे है। तो नॉर्थ अंडमान पे है, ये लिख लीजिएगा आप लोग, नॉर्थ अंडमान यानी उत्तरी अंडमान पर, उत्तरी अंडमान पे है। तो ये जो है सैडल पीक हाईएस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अंडमान निकोबार की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, सैडल पीक। और सैडल पीक किस आइलैंड पे स्थित है, तो वो है नॉर्थ अंडमान पे। ठीक, ये इतना। अच्छा, ये अंडमान का हो गया। इसकी सेकंड हाईएस्ट पीक माउंट धुलियार है जो निकोबार आइलैंड पे है। ठीक है ना, तो आप नोट कर सकते हैं इसको, मैं यहां नोट करके दिखा दे रहा हूं आपको कि माउंट धुलियार, माउंट धुलियार ये पीक है निकोबार द्वीप पर, निकोबार द्वीप पर। यानी आप कह सकते हो कि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अंडमान, अंडमान या उत्तरी अंडमान, या सीधा सीधा पूछ ले कि अंडमान की हाईएस्ट पीक कौन सी है, या टोटल अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक क्या होगी, तो सैडल पीक होगा। अगर पूछ ले कि निकोबार आइलैंड की हाईएस्ट पीक क्या है, तो माउंट धुलियार। ठीक, सिर्फ क्वेश्चन ये पूछा जाए कि निकोबार आइलैंड की हाईएस्ट पीक क्या है, तो माउंट धुलियार। अगर डायरेक्ट पूछ ले कि अंडमान निकोबार की हाईएस्ट पीक क्या है, तो वो सैडल पीक होगी। ठीक, उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं डंकन पास, यानी कार निकोबार। आप लोगों को याद होगा शायद, आप लोग तब जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, तब हो सकता है कि आप लोग बहुत छोटे रहे हों जब भारत में सुनामी आई थी। यानी अंडमान हिंद महासागर में, हिंद महासागर की जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, कहीं ना कहीं हल्का सा उसमें फ्रिक्शन आ गया था। और फ्रिक्शन आने के कारण इतनी ज़्यादा एनर्जी रिड्यूस हुई, इतनी ज़्यादा एनर्जी निकली कि वो महासागर की, हिंद महासागर यानी बंगाल की खाड़ी जो
प्रेजेंट टाइम में इंडोनेशिया के एरिया में है, जावा और सुमात्रा आइलैंड के पास ये पावर जो जनरेट हुआ था, जो फ्रिक्शन से दो प्लेटों के, यानी पैसिफिक प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के फ्रिक्शन से जो पावर जनरेट हुआ, वो महासागर के जल को उठा के एकदम, जैसे आप लोग देखते होंगे कि गांवों में बवंडर उठता है, आप लोगों ने देखा होगा गर्मियों में दो ठंडी हवाएं, ठंडी वायु राशियां और गर्म वायु राशियां जब आपस में टकराती हैं तो वो आपस में क्या होती हैं, गोल गोल घूमने लगती हैं और गोल गोल घूमकर कहीं एक तरफ भागती हैं। ठीक, हुआ क्या कि यही चीज जब दोनों प्लेटों के बीच फ्रिक्शन हुआ तो इतनी ज्यादा एनर्जी निकली कि वो गोल गोल पानी को उठा के किनारे की तरफ फेंक दिया, और फेंका कहाँ जाकर, आकर इंडिया के तट पे आके टकराया। यानी दक्षिणी भारत जो था बहुत ज्यादा तबाह हुआ था, और उसमें जो कार निकोबार आइलैंड था पूरी तरीके से धुल गया था। यानी व्हाइट वॉश कह सकते हैं ना, जैसे व्हाइट वॉश हम लोग क्रिकेट में यूज करते हैं कि जब कोई 3 या 5 मैच की सीरीज होती है और कोई टीम पूरा मैच जीत ले, यानी 3 या 5 मैच पूरा जीत ले, तो कहा जाता है कि व्हाइट वॉश हो गया। वैसे ही कार निकोबार उस टाइम 2004 या 5 की घटना है ये, जब सुनामी आया था तो पूरा कार निकोबार व्हाइट वॉश हो गया था। एक जीव, यानी एक सिंगल जीव वहां नहीं बचा था, सारे के सारे मर गए थे। तो यहां से लगभग इंडोनेशिया वाला पार्ट यहां से उठा था और सागर यानी अंडमान निकोबार को धुलते हुए वो इस तट पे आके टकराया था। ठीक, तो कार निकोबार और छोटा अंडमान यानी लिटिल अंडमान के बीच जो चैनल है, जो पास है, उसे हम लोग 10 डिग्री चैनल कहते हैं, यानी इसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच पाया जाता है, तो कार निकोबार और छोटा अंडमान के बीच, और छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान के बीच डंकन पास पाया जाता है। तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे दक्षिणी इंपॉर्टेंट फैक्ट एक और ये है कि अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार का नोट कर लीजिएगा, पोर्ट ब्लेयर क्या है, इसकी कैपिटल है, राजधानी है। तो ये पोर्ट ब्लेयर जो है वो किस आइलैंड पे स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो पोर्ट ब्लेयर जो है पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पे, दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी सीधी सी बात मैं फिर से बता रहा हूं कि इस टॉपिक से, इस आइलैंड वाले टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं और किसी न किसी एग्जाम में वो पूछ ही लिए जाते हैं, तो आप लोग इसको बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। ठीक, तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो कहाँ पे है, इस जगह पे, दक्षिणी अंडमान द्वीप पर। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं कि यहीं पे एक द्वीप है, छोटा सा मालदीव जिसे हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे एक द्वीप है मालदीव, मालद्वीप नहीं मालदीव कहते हैं। तो मालदीव जो है आप कह सकते हो कि भारत के लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे जाते हैं। अरब सागर, यानी आप कह सकते हो कि ये हिंद महासागर में है। यहाँ पे भारत के बहुत सारे लोग जाते हैं छुट्टियां मनाने। तो मालदीव, और आप कह सकते हो कि लक्षद्वीप का एक द्वीप है मिनिकॉय, लक्षद्वीप का एक द्वीप है मिनिकॉय, मिनिकॉय एक चैनल अलग करता है जिसे हम लोग 8 डिग्री चैनल कहते हैं। यानी 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, मालदीव को मिनिकॉय से, और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के एक आइलैंड है कावारत्ती, जो कैपिटल है वहां की, कावारत्ती को अलग करता है। यानी कावारत्ती को अलग करता है। तो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, डंकन पास, कोको चैनल, ये 4 इंपॉर्टेंट
फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं, पूछे जाते रहे हैं और पूछे भी जाएंगे। ठीक, तो 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय को, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और कावारत्ती को, 10 डिग्री चैनल कार निकोबार छोटा अंडमान को, और कोको चैनल कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप को। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग जान गए। आइए आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, कुछ और चीजें, जैसे अब एक आइलैंड है गंगा सागर, यानी आप लोग ध्यान दिए होंगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूं यहां पे, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताने के लिए आइलैंड्स के बारे में। तो ये जो द्वीप है इसे हम लोग कहते हैं इसे कहते हैं गंगा सागर द्वीप, गंगा सागर, और इसे कहते हैं न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर द्वीप। तो न्यू मूर द्वीप जो है, एक तरफ से आते हैं हम लोग पहले, तो न्यू मूर द्वीप जो है वो क्या है, थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है। यानी डिस्प्यूट का मतलब विवादित, विवादित का मतलब कि भारत और बांग्लादेश के बीच ये विवाद का कारण है। क्यों कारण है, आइए जानते हैं। यानी गंगा नदी आती हैं ऐसे बहते हुए और इंटर कर जाती हैं कहां, बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में यहीं से इधर से आती हैं कौन सी, ब्रह्मपुत्र, और मिलके ये एक क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं, सुंदरबन का डेल्टा, जो बहुत फेमस है, इंपॉर्टेंट है, यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा। ठीक, अब इस बॉर्डर पे, यानी जो न्यू मूर द्वीप है भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर से थोड़ा सा बांग्लादेश की तरफ है, और कब्जा किसका है, भारत का। तो विवादित इसलिए है कि बांग्लादेश कहता है कि ये मेरे बॉर्डर के अंदर है ये न्यू मूर द्वीप, तो ये मेरा होना चाहिए नियम कानून के हिसाब से, लेकिन भारत का कब्जा है इस पर, तो भारत कहता है मेरा है, मैं नहीं जाने दूंगा। ठीक, तो यही विवाद का कारण है। ठीक, अब जो गंगा सागर आइलैंड है, गंगा सागर जैसे ही बंगाल में एंट्री, बांग्लादेश में एंट्री करती है, तो उससे पहले ही पश्चिम बंगाल में एक बैराज बनाया गया है जिसे कहते हैं फरक्का बैराज। फरक्का बैराज के पास से इसकी एक शाखा निकाल दी गई है हुगली के नाम से, आप सबको पता होगा। तो हुगली के नाम से जब ये निकाली गई तो ये कोलकाता शहर से बहते हुए कहां जाके गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। अब जहां पे ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है वहां पे एक आइलैंड बनाती है जिसका नाम है गंगा सागर। ठीक, तो गंगा सागर द्वीप है। अब आपको ये पता ही होगा, जो लोग गांव या रूरल क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, मेरे ख्याल से आप सब लोग गांव वाले ही क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो कहा जाता है कि गंगा सागर, जो लोग गया जगन्नाथ जी की यात्रा पर जाते हैं तो उनको एक बार गंगा सागर में जाके वहां स्नान करना पड़ता है। ठीक है ना, तो गंगा सागर ये हो गया। अब इसके बाद जो अगला आपका आइलैंड है वो है व्हीलर आइलैंड, यानी उड़ीसा के तट पे एक द्वीप है जिसे हम लोग कहते हैं व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। उड़ीसा के तट पर, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर, उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर एक आइलैंड है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदलकर बीजेपी की गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, APJ अब्दुल कलाम द्वीप नाम रख दिया गया है। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है कि यहाँ से जितने भी आप कह सकते हो कि जितने भी सैटेलाइट होते हैं या आप क्या कहते हैं मिसाइल होते हैं, मिसाइल का परीक्षण केंद्र है। यानी क्योंकि अब्दुल कलाम साहब क्या थे, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे, तो बस दिमाग में यही रखिएगा कि मिसाइल
मिसाइल परीक्षण होता है। ठीक, यानी मिसाइल परीक्षण कहाँ होता है? व्हीलर द्वीप पर। फिर अगला जो द्वीप है आपका, उसका नाम है आंध्र प्रदेश के तट पर है श्रीहरिकोटा आइलैंड। श्रीहरिकोटा, यानी ये जो देख रहे हैं आप, इसे हम लोग कहते हैं श्रीहरिकोटा। यानी ये कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा जो है वो आंध्र प्रदेश के तट पे है। श्रीहरिकोटा इंपॉर्टेंस इसकी किस लिए है कि यहाँ पे जितने भी आप कह सकते हो कि सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, सैटेलाइट लॉन्च का लॉन्चिंग पैड है ये, आप कह सकते हो। तो ये क्या है? मिसाइल है सैटेलाइट, यानी उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र। ठीक, तो श्रीहरिकोटा जो है वो क्या है? उपग्रह प्रक्षेपण का केंद्र है। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, हाँ, यहाँ पे दो द्वीप हैं। एक मुख्य भाग में स्थित है एक द्वीप, जिसे हम लोग कहते हैं, एक छोटा सा पार्ट मुख्य भाग में जो स्थित है वो द्वीप नहीं कहलाता है, तो उसको हम लोग नहीं कहेंगे। ये जो एरिया है इसे हम लोग कहते हैं पौंडीचेरी या पुडुचेरी, जिसे आप लोग सुनते हो, पुडुचेरी। पुडुचेरी के दो आइलैंड है, यानम और करैकाल। यानी ये क्या है? यानम और ये है करैकाल। ठीक, तो पुडुचेरी, यानम, करैकाल और एक आइलैंड है। ये मेरे समझ में नहीं आया कि ये गवर्नमेंट ने कैसे, उनके दिमाग में ये चीजें रही कि इसको पुडुचेरी का पार्ट बना दिया, क्योंकि पुडुचेरी जो मुख्य भाग है ये सेंट्रल टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी है, तो ये मुख्य भाग में है। यानम और करैकाल इसका पार्ट बना दिए। एक पार्ट केरल के तट पे माहे, माहे जो द्वीप है वो यहां है, ये भी किसका पार्ट है? पुडुचेरी का। ठीक, तो यानम, माहे, करैकाल और पुडुचेरी, ये तीन आइलैंड और एक पुडुचेरी का मुख्य भाग जो भारत की मुख्य भूमि पर स्थित है, ये मिलकर पुडुचेरी का निर्माण करते हैं। तो ये चीज आप लोग माइंड में रखिएगा, पूछा जा सकता है कि पुडुचेरी किन से मिलकर बना हुआ है। तो यानम, करैकाल, पुडुचेरी और माहे, ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं? पुडुचेरी बनाते हैं। ठीक है ना। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं क्या, हाँ, इधर आ जाते हैं। तो आपको पता होगा कि जो रामेश्वरम द्वीप है, पंबन द्वीप, यानी आप कह सकते हो कि पंबन द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ये आपका जो आइलैंड है, ये यहाँ पे जो आइलैंड है इसे हम लोग क्या कहते हैं? पंबन द्वीप कहते हैं। और यहाँ पे पंबन ब्रिज भी है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा गया है कि पंबन द्वीप कहाँ स्थित है। तो पंबन द्वीप जो है मन्नार की खाड़ी में स्थित है, और पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम, जो भारतीय हिंदू सनातन धर्म का जो आप कह सकते हो आस्था का केंद्र है, जहां से कहा जाता है कि यहीं से भगवान राम सागर की पूजा अर्चना किए थे कि सागर जी, महासागर जो भी हों, आप हमें रास्ता दीजिए, हमें श्रीलंका जाना है, लंका पे चढ़ाई करनी है। तो वो पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम शहर स्थित है, जहां पर भगवान राम ने क्या की थी? पूजा अर्चना की थी। ठीक है ना। तो ये जो पंबन द्वीप है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है? मन्नार की खाड़ी। ये जो है मन्नार की खाड़ी, और इसे क्या कहा जाता है? पाक की खाड़ी कहा जाता है। तो पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को कौन जोड़ता है? एक चैनल है इसे, या जलसंधि कहा जाता है, उसे हम अभी बताते हैं, थोड़ा सा माइंड से मिस हो रहा है। तो पंबन द्वीप जो है आप कह सकते हो कि कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। ठीक, अब यहीं पे हम लोग जाफना द्वीप देख लेते हैं। जाफना जो द्वीप है ये कभी LTTE, आप लोग नाम तो शायद हो सकता है ना सुने हो, क्योंकि जब हम लोग छोटे थे, यानी हाई स्कूल इंटर में थे, या उससे थोड़ा सा और पहले 6, 7, 8 में थे, तो ये बहुत फेमस हुआ। यानी जैसे आज
अलकायदा कभी हुआ करता था, और कभी जैसे आज इस समय इंडियन मुजाहिदीन, ऐसे आतंकी संगठन जो हैं, कुछ इसी टाइप का संगठन था LTTE, जो इसका पूरा नाम था लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, यानी जो तमिलों की रक्षा के लिए एक एक संगठन बनाया गया था। तो यहां क्या था, श्रीलंकाई जो थे और ये जो तमिल थे, यहां आके जाफना आइलैंड पे रहने लगे थे, और जाफना आइलैंड पे क्या किया था, पूरा कब्जा कर लिया था, और इन लोगों ने श्रीलंका के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। तो हुआ क्या कि ये 91 या 90 के शुरुआत की बात है। तो जब इन्होंने क्या किया, LTTE ने आतंक मचा दिया श्रीलंका में, तो श्रीलंका की सरकार ने भारत की सरकार से क्या मांगा, सुरक्षा मांगी कि भाई आपके देश के जो कुछ लोग हैं या तमिल जो हैं, फिलहाल वो एक ही देश के नहीं थे, हमारे ही देश के नहीं थे, वो लोग श्रीलंका में भी रहते थे। तो हुआ क्या कि ये लोग बहुत आतंक मचा दिए हैं, तो कुछ हमें सुरक्षा दीजिए कि इन लोगों को शांत कराया जाए। तो हुआ क्या कि भारत के उस समय प्रेजेंट टाइम में राजीव गांधी की सरकार थी, और राजीव गांधी जी जो थे, यानी इलेक्शन होने वाला था, चुनाव होने वाला था। तो राजीव गांधी ने क्या किया कि चलिए ठीक है, हम मध्यस्थता करेंगे और शांति के लिए हम उन लोगों से बात करेंगे। तो LTT का जो प्रमुख था उस समय, उसका नाम था प्रभाकरण। तो प्रभाकरण ने डायरेक्ट उनको मैसेज पहुंचवाया कि आप इस मुद्दे में ना पड़िए तो बेहतर होगा। तो राजीव गांधी जी ने उसकी बात को इग्नोर किया और अपनी सेना भेज दी, कहां पर, श्रीलंका के जाफना आइलैंड पे। फिलहाल वहां जो कुछ हुआ, युद्ध हुआ, ये सारे लोग जितने भी मुखिया थे, मेन थे, वो भागकर तमिलनाडु पहुंच गए। और उसी समय क्या था, चुनाव चल रहा था, और चुनाव जब चल रहा था तो राजीव गांधी का एक कैंपेन आना था, चुनावी कैंपेन तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में जो उसकी एक मुखिया थी, महिला विंग थी, उसको कुछ ऐसा एक्सप्लोसिव दिया गया कि जाके जैसे ही आप उनको माला पहनाओगी और नीचे झुक के पैर छूना, तो कमर पे वो एक्सप्लोसिव बंधा हुआ था, बटन दबाओगी तो ब्लास्ट हो जाओगी, यानी सुसाइड बॉम्बर उसको बना दिया। और ऐसा ही, सेम ऐसा ही हुआ। और वो जाके क्या की, जैसे ही राजीव गांधी जी का क्या होना था, कैंपेन होना था, वो आई और राजीव गांधी जी को जैसे ही माला पहना के पैर छूने चली तो ब्लास्ट हो गई, यानी वहां जितने भी आसपास 10, 20, 50 मीटर में जितने भी लोग थे, सबके परखच्चे उड़ गए, यानी सब लोग मर गए। इस पे एक मूवी भी बनी हुई है, अगर आप लोग देखना चाहिएगा तो बिल्कुल जरूर देखिएगा, मैं इसको रिकमेंड करूंगा। उसका नाम है मद्रास कैफे, जॉन अब्राहम की मूवी है, बिल्कुल आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या था ये जाफना से रिलेटेड क्या मामला था, और कैसे क्या हुआ, कैसे मृत्यु हुई राजीव गांधी जी की। ठीक है ना। तो जाफना आइलैंड कभी हुआ करता था LTTE का गढ़, आज सब खत्म हो गया। ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग देखते हैं आगे। तो मेन पॉइंट आपका हो गया है व्हीलर द्वीप। ठीक। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और रह गया है, लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा, आप कह सकते हो कि सबसे बड़ा द्वीप है, वो है आंद्रोथ द्वीप। नोट कर लीजिएगा, ये पूरा का पूरा क्या है, लक्षद्वीप है, यानी ये क्या है, लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप जो होता है वो है आंद्रोथ द्वीप। पूछा जा सकता है, आंद्रोथ द्वीप, जो सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप का, वो आंद्रोथ द्वीप है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। उसके बाद हाँ, आ जाते हैं हम लोग, ये तो था पूर्वी तट के कुछ मुख्य आइलैंड। ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग पश्चिमी तट पर। तो पश्चिमी तट पर आप कह सकते हो कि एक आइलैंड है कोच्चि, जो आपका कह सकते हो कि जो शहर है उसके पास एक द्वीप है। तो उसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। हाँ, एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जो अमीन द्वीप है, यानी
लक्षद्वीप की जो कैपिटल स्थित है कावारत्ती, वो अमीन द्वीप पर स्थित है। कावारत्ती जो है अमीन द्वीप पर स्थित है। ठीक, अब आते हैं हम लोग मुंबई शहर के पास। जो मुंबई शहर बसा हुआ है वो सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। यानी अगर हम इसको थोड़ा सा इधर बता दें, मुंबई शहर मुंबई जो बसा हुआ है सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है, सालसेट द्वीप पर। ठीक, और मुंबई के ही पास दो द्वीप हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं सालसेट द्वीप पर बसा है। हाँ, इसी पे मुंबई के पास स्थित है। ठीक, हाँ, ये एक द्वीप है खदिया बेट और अलिया बेट। यानी किसके मुहाने पर? नर्मदा नदी के मुहाने पर दो द्वीप हैं जिन्हें खदिया बेट और अलिया बेट के नाम से जाना जाता है। खदिया बेट और अलिया बेट। ये भी इंपॉर्टेंट है। किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है। नर्मदा नदी के मुहाने पर खदिया बेट और अलिया बेट स्थित है। मुंबई शहर सालसेट द्वीप पर स्थित है। इसी सालसेट द्वीप पर एलिफेंटा की गुफाएं हैं जो काटकर बनाई गई हैं, जो हिस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये इतना हो गया आपका आइलैंड से। मेरे ख्याल से जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई, इनमें से बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, तो इसको आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से आज का ये जो चैप्टर था आपका खत्म हुआ। यानी जो चैप्टर था भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत की भूगर्भिक संरचना में हाँ थोड़ा सा मैदानी भाग बचा हुआ है, उत्तर भारत का मैदानी भाग। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब नदियों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। उसमें 4 ही चीजें इंपॉर्टेंट है: भाबर, तराई, खादर और बांगर। ठीक है ना। भाबर क्या होता है? भाबर जो होता है पर्वतों का तलहटी, जहां पर कंकड़ पत्थर बह के आते हैं तो उस क्षेत्र को, तलहटी को भाबर कहा जाता है। और तराई यानी पर्वतों की जस्ट तलहटी और उसके बाद जो होता है उसे तराई, यानी उसे क्या कहा जाता है? तराई भाग कहा जाता है, जहां पे बारीक बालुई मिट्टी पाई जाती है और जिस क्षेत्र में गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है तो वो तराई कहा जाता है। और खादर और बांगर जो होता है नई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी बाढ़ के समय, यानी हर साल अगर बाढ़ आ रही है तो नदियां हर साल नई मिट्टी लाके जमा कर देती हैं। ठीक, और ऐसा हुआ कि कभी कि 4-6 साल बाद बाढ़ आई और मिट्टी लाके जमा कर दी। अब वो मिट्टी 3-4 साल पुरानी हो गई तो वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी हो जाती है। ये बहुत ज्यादा क्या होती है? उपजाऊ होती हैं। और नई जलोढ़ मिट्टी उससे थोड़ी सी कम मात्रा में उपजाऊ होती है, थोड़ी सी कम, क्योंकि यही एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है बहुत ही ज्यादा, आप कह सकते हो कि क्या होती हैं, उर्वरक शक्ति इनकी बहुत ज्यादा होती है। तो बस इतना सा ही बताना था। मैं इसको नोट करा दूंगा, खादर, बांगर, भाबर और तराई क्या होती है, जब हम लोग इसके बाद नदियों को पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोग मेहनत करिए। धन्यवाद। राधे राधे। पढ़ते रहिए। और यहाँ आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी होली, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग खूब मस्ती से रंग खेलिए और उसके बाद पढ़ाई भी करते रहिए। धन्यवाद।